नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दो बात कलकल के साथ पॉडकास्ट में स्वागत है। मैं हूं एसीपी राजेंद्र कलकल और आज मेरे साथ हैं दिल्ली पुलिस की लेडी सिंघम कहे जाने वाली सब इंस्पेक्टर किरण सेठी जी। किरण जी, स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। शुक्रिया सर, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपने पॉडकास्ट का हिस्सा बनाया। थैंक यू। दोस्तों, जिससे पहले मैं किरण जी से बातचीत का सिलसिला शुरू करूँ, मैं चाहता हूँ आपको इनके बारे में कुछ पहले बता दूँ। किरण जी ने 1987 में दिल्ली पुलिस ज्वाइन की थी एज ए कांस्टेबल। देश भर में हजारों स्टूडेंट्स को इन्होंने सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी है। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इनका नाम दर्ज है। फिलहाल ये दिल्ली पुलिस जीबी रोड एरिया में वो हमारा पहला महिला चौकी बनी थी, तो उनकी ये पहली इंचार्ज हैं और ये अपनी जिंदा दिली के लिए पूरी दुनिया भर में जानी जाती हैं। इन्हें विभाग की तरफ से जो भी जिम्मेदारी मिलती है उन्हें ये बखूबी निभाती हैं। ये कई पुरस्कारों से सम्मानित हो चुकी हैं। चलिए बात करते हैं किरण जी से। किरण जी, ये मेरा पहला पॉडकास्ट है, दो बात कलकल के साथ जी, और आप इस पॉडकास्ट की पहली गेस्ट हैं जी। ये सोच के आपको कैसा लग रहा है? जब आपने मुझे ये बात बताई कि ये आपका पहला पॉडकास्ट है और आपने मुझे चुना है, तो मुझे बड़ा प्राउड फील हो रहा था कि मैं किसी काम की शुरुआत के लिए चुनी गई हूँ। और ये तमगा तो मेरे साथ कई बार लग चुका है। मैं आपको बताऊं, मैं दिल्ली पुलिस की पहली ऐसी लड़की हूँ जो लड़कों को कमांडो कोर्स कराती थी। वहीं 18 फरवरी 2024 को हमारे माननीय पुलिस कमिश्नर साहब ने एक जिम्मेदारी दी कि आपको दिल्ली पुलिस की पहली महिला पुलिस चौकी की इंचार्ज बनाई जाए। और ये जिम्मेदारी दी कि आप यहाँ पे रेड लाइट एरिया के आसपास जो महिलाएं रहती हैं उनको हम किस तरह से सुरक्षित रख सकें। मुझे चुना और जैसे उन्होंने चुना, आपने मुझे चुना, तो मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ और मुझे प्राउड फील हो रहा है। अच्छा, पुलिस में कैसे आए? बाय डिफॉल्ट आए या आपका सपना था पुलिस में आने का? दरअसल सर ऐसा है कि मैं तो फौज में नर्स बनना चाहती थी और देश के जो जवान फौजी थे उनकी सहायता और उनको स्वस्थ रखने के लिए नर्स बनना चाहती थी। बट दिल्ली पुलिस का ऐसे फॉर्म निकला और मुझे नहीं मालूम था, वहाँ दो लाइनें लगी हुई थी, एक लाइन छोटी थी और एक बड़ी थी। तो मुझे जाने की जल्दी थी, तो मैंने छोटी वाली लाइन से फॉर्म लेकर फॉर्म भर दिया। तो बाद में पता चला जो बड़ी वाली लाइन है वो ASI थी जो फॉर्म भर रहे थे। अच्छा। और मैं भी 12th पास थी, कॉलेज में थी, हम इतने अवेयर भी नहीं थे, तो मैंने वो ASI वाला फॉर्म छोड़कर कांस्टेबल वाला फॉर्म भर दिया। तो मगर कोई बात नहीं, मैं दिल्ली पुलिस की एक कर्मचारी चुनी गई। और मैं आपको ये बता दूं कि मैं अपने बैच की ऑलराउंडर भी रही हूँ और आउटडोर में भी फर्स्ट आई। वेरी गुड। जिस दिन आपने पहले दिन वर्दी पहनी उस दिन का कुछ पल याद होंगे, वो रिएक्शन कैसा था आपका आपके परिवार का? मैं आपको बताऊं कि जिस दिन मैंने पहली बार 17 दिसंबर 2087 में दिल्ली पुलिस में भर्ती होकर आई, तो अगले दिन हमें ड्रेस दी गई। उस समय हमारी जो ड्रेस थी वो हरी कमीज थी और वाइट सलवार था, क्योंकि 1987 में वही वर्दी पहनी जाती थी। और जब उसको पहना तो यहाँ पे एक खुशी महसूस हुई। और क्योंकि हर आदमी को जब अपने पाँव पे पहली बार खड़ा होता है, क्योंकि इतने कदम हम अपने माँ बाप के साथ चले और पहला कदम वो की जिम्मेदारी वाला था, तो बहुत बहुत खुशी हो रही थी। दिल कर रहा था इसको हमेशा अपने सीने के साथ। परिवार का क्या रिएक्शन था? माँ बाप बहुत खुश थे और कोई भी आज तक रिश्तेदार दिल्ली पुलिस में भर्ती नहीं हुआ। तो मैं पहली ऐसी लड़की थी कि जो दिल्ली पुलिस में अपना फॉर्म भरा और मैं सेलेक्ट हुई, तो माँ बाप खुश थे। अच्छा, वैसे आपको देख के लगता नहीं है कि आप बचपन में गुड़ियों से खेले होंगे? मुझे लगा चोर सिपाही ज्यादा खेले होंगे आप मालूम है, मैं जितने भी गेम खेलती थी, एक तो हम अपनी गली में लड़कों के साथ खेलते थे, जैसे पिट्ठू हो गया, गुल्ली डंडा हो गया, कंचे हो गए, इस तरह के गेम खेलते थे। और मज़े की बात ये थी कि हम लड़कों को हराते थे। अच्छा। तो बड़ा मज़ा आता था कि उनको बीट करना। और शायद भगवान ने ही हमें ऐसा बना दिया शुरू में कि हमेशा आप रफ एंड टफ और हमेशा अपनी हिम्मत मैंने अपनी माँ से पाई। अच्छा जी। आप खेले कभी? गुड़िया से खेले कभी? पता नहीं, बचपन में घर घर तो खेलते थे, क्योंकि हमारे टाइम में जब हम छोटे होते थे तो
वो 2 चारपाई मिलाकर उसके ऊपर चादर डाल के घर घर खेलते थे। बट शाम के समय हम लंगड़ी टांग, रस्सा टापना और पिट्ठू खेलना, ये सब चीजें, मतलब भाग दौड़ के ज्यादा खेलते हाँ, थे। भाग दौड़ पसंद था। आप फिजिकली फिट थे बचपन से ही, मतलब आपको देखिए मैं आपको बताऊं, फिजिकल फिट तो मैं हमेशा ही रही हूँ, बट वो मेरा हाथ जल गया था बचपन में। अच्छा। तो मेरा मन करता था कि मैं वो सब चीज़ें करूं जो एक बच्चे को और यंग लोगों को करना चाहिए। अच्छा। तो मैं काफ़ी हॉस्पिटल में जाती थी, तो मैं और बच्चों को खेलता हुआ देखती थी, तो मेरा मन करता था खेलें, तो इसलिए मैं खेलती थी खूब। अच्छा, बचपन माँ बाप और आस पड़ोस वाले किसी एक नाम से जानते हैं जी। तो आपको किस नाम से पुकारते थे सब घर में? वैसे क्योंकि मैं पंजाबी हूँ तो मेरा नाम किरण है, तो सब मुझे किरना बोलते थे। किरना? अच्छा। किरना मतलब एक पंजाबी में प्यार से लाड से बोला जाता था। अच्छा। बट डिपार्टमेंट में सभी लोग मुझे सेठी कहते थे। सेठी? क्योंकि मैं किरण सेठी हूँ, तो मेरे जो जितने भी अफसर थे, चाहे वो डीसीपी साहब थे या हमारे आरआई साहब थे या सीडीआई साहब थे, तो उन्होंने मुझे सेठी कह के ही हमेशा बुलाया। अच्छा, पुलिस में नहीं आते तो आप कहाँ जाते हैं? अगर बाई चांस आप पुलिस में नहीं भर्ती होते तो आपका विकल्प क्या था? कहाँ आप मतलब सर सही माने में किरण कहाँ होती? जब मैं 12वीं पास की तो मुझे तब इतना मौका ही नहीं मिला सोचने का कि मुझे कहाँ जाना है, बट जहाँ मैंने सोचा वहाँ मैं जरूर पहुँच गई। बचपन में कभी आपको पॉकेट मनी मिलता होगा तो आप उसका क्या करते थे? अरे आपने बहुत ही मेरी याद को ताज़ा कर दिया सर। जब हमें बचपन में पॉकेट मनी मिलती थी तो तब 2 पैसे, 5 पैसे और 10 पैसे का जमाना था। तो हम क्या करते थे, मैंने अपने गली में 15-20 बच्चों का एक क्लब बना रखा था। अच्छा। तो हम उन पैसों को इकट्ठा करके हर महीने कुछ ना कुछ प्रोग्राम करते थे। अच्छा। और जो बच्चे जिनके मम्मी पापा उनको पैसे नहीं दे पाते थे, उनके लिए गेम कराना, उनके लिए कभी पेरेंट्स को भी बुलाते थे। अच्छा। कि दौड़ लगाइए, आपको हम इनाम देंगे। तो हम उन पैसों को इकट्ठा करके कुछ ना कुछ एक्टिविटी कराते थे। और कई बार शायद बचपन में ही एक सेवा भाव रहा अपने पिता और माता को देखते हुए। तो जो लोग मतलब मुझे लगता था कि इसकी मम्मी नहीं है, इसके पापा नहीं है, उनकी मदद करनी होती थी वो करती थी। और जैसे उस समय कोई सामान बेचने आता था रेडी वेडी पे, तो मैं अपने लिए खरीदती थी, तो मैं देखती थी मेरा कोई दोस्त नहीं खा पा रहा या नहीं खरीद पा रहा, तो हम बांट के खाते थे। तो मैं अपनी पॉकेट मनी का इस्तेमाल इन चीज़ों में करती थी। और कुछ पैसे मैं मंदिर में गुल्लक, जिसे हम पंजाबी में बोलते हैं बुगनी में डाल देती थी। अच्छा। और जब कभी कोई मदद चाहिए होती थी, कुछ नहीं होती थी, तो वो बुगनी तोड़कर मैं कहती थी ये भगवान के काम में लगा दो। अरे वाह, मतलब बहुत छोटी उम्र में आपके अंदर सेवा भावना आ चुकी थी। हाँ, और मैं अभी भी ऐसा करती हूँ। मैंने 1 जनवरी को मैं एक नई बुगनी रखती हूँ मंदिर में। अच्छा। और जब भी अपने जैसे कोई मुझे रिवॉर्ड मिलता है या कोई अपने पैसे मिलते हैं, उसके अंदर डाल देती हूँ। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि आजकल मैं उन पैसों का क्या करती हूँ, कुछ पैसे मैं सेवा में लगा देती हूँ। और एक कनात अपाहिज लड़की है और उसके माँ बाप नहीं है, तो उसको भी अपनी ज़रूरतें चाहिए होती हैं, तो मैं हर महीने उन पैसों में से कुछ पैसे उस जरूरतमंद लड़की को कई सालों से दे रही हूँ। बहुत बढ़िया किरण जी, ये कई चीज़ें हमें नई चीज़ पता लगी। अच्छा, आप अपने बारे में आप खुद ही बता दीजिए एक बार, जो हमें नहीं पता होगा चीज़ें, कि आपने दिल्ली पुलिस ज्वाइन करने के बाद क्या क्या काम किया, कहाँ कहाँ आपकी सराहना हुई, क्या क्या आपको रिवार्ड मिल चुके हैं? जी, सुना भी है, देखा भी है, आपको बड़ा भारी सा बैंड लेके भी आप चलिए दिल्ली पुलिस के उस परेड के अंदर, कंटिजेंट के अंदर 26 जनवरी में। तो मैं आपको शुरुआत से बताती हूँ कि जब मैं दिल्ली पुलिस में भर्ती हुई तो मैं अपने बैच की ऑलराउंडर और आउटडोर में फर्स्ट आई। तो उसके बाद मुझे दिल्ली पुलिस में एज ए लेडी इंस्ट्रक्टर रख दिया गया। तो लेडी इंस्ट्रक्टर के बाद मैंने अपनी वुमेन पुलिस को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग और परेड करना, ये सब चीज़ें सिखाती थी। तो मैंने अपने दिल्ली पुलिस में रहते हुए जूडो में ब्लैक बेल्ट 2nd हैंड ली है जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया से। मैंने 2 स्टाइल में कराटे में ब्लैक बेल्ट 2nd प्राप्त की। और मैंने ताइक्वांडो में NIS जो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं, उनको भी अपने दिल्ली पुलिस की तरफ से किया। इसके अलावा मैंने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा। 12th पास करने के बाद मैंने ग्रेजुएशन की दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद मैंने MA योगा किया लाडनू यूनिवर्सिटी राजस्थान से। और
और मैंने मोरारजी देसाई से कई सर्टिफिकेट कोर्स किए, जैसे योगा फाउंडेशन, एडवांस योगा कोर्सेज। अब मैं इतने सारे कोर्सेज करने, प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर, वेलनेस इंस्ट्रक्टर, अब मैंने योगा थेरेपी का भी कोर्स किया। और इन कोर्सेज करने के बाद मैंने सिर्फ इन कोर्सों को अपने तक सीमित नहीं रखा, मैं दिल्ली पुलिस में अपने पुलिस कर्मियों को योगा की ट्रेनिंग देती हूँ ताकि वो स्वस्थ रहें। और मैंने MA ह्यूमन राइट्स किया है, मैंने मास्टर डिप्लोमा जर्नलिज्म किया है YWCA से, मैंने ब्रॉडकास्टिंग और ऑडियो विजुअल जो ऑल इंडिया रेडियो में प्रोग्राम आते हैं उसमें मैंने मास्टर डिप्लोमा किया है, मैंने मास्टर सोशल वर्क इग्नू से किया है। और सबसे ख़ास बात है कि मैं आज भी स्टूडेंट हूँ, पढ़ रही हूँ, मैं लॉ कर रही हूँ चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से, और इस समय मैं फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। और मैं ये बताते हुए भी बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ कि मैं दिल्ली पुलिस की अकेली पहली ऐसी लड़की थी जो लड़कों को कमांडो कोर्स कराती थी। और कमांडो कोर्स कराने के बाद मेरे में एक ये फील आता था कि जहाँ लड़कियों को कहा जाता है कमज़ोर है, वही लड़की लड़कों को मजबूत बनाने का काम कर रही थी। बहुत अच्छा। और आपने कई बार देखा कि जब रात के समय कोई लड़की बाहर जाती है कि मुझे सामान लेने जाना है या मुझे बाज़ार जाना है, तो माँ बाप ये कहते हैं नहीं नहीं रात हो गई है, घर बैठ। तो मैं उन लड़कियों को सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग करा के इतना मजबूत बना रही हूँ अपने दिल्ली पुलिस के बिहाफ से कि जब रात को आपके पिताजी या बेटा बाहर जाए तो माँ के बेटी को साथ लेकर जाए, ये आपकी रक्षा करेगी। तो इस तरह कंटिन्यू मैं 1987 से बल्कि थोड़ा उससे पहले से ही सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे रही हूँ। और अब तक मैं 10,50,000 से ऊपर सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे चुकी हूँ, जिसके लिए मेरा नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में सबसे बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन अब नहीं है डरना करवाने में दर्ज हुआ। इसके लिए मुझे कई सराहनीय पुरस्कार भी मिल चुके। मुझे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया। सर, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से मैंने पुरुषों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी, वैसे मैंने अपनी दिल्ली पुलिस की महिला पुलिस को भी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी। जब नॉर्थ ईस्ट की पहली महिला कमांडोज थी, वो हर तरह का वेपन चलाना तो जानती थी, मगर जब उनके पास कभी वेपन नहीं हो या कभी उनको लगे कि वो वेपन को यूज नहीं कर पा रही हैं, तो अपने हाथ और पाँव से किस तरह से अपना डिफेंस कर सके, कैसे पब्लिक का डिफेंस कर सके, तो उनको मैंने आत्म रक्षा के गुण अपने कोच शिव कुमार कोहली सर के साथ सिखाए। और उनका बहुत बड़ा एक डेमोन्स्ट्रेशन त्यागराज स्टेडियम में भी हुआ। उन्होंने वो प्रदर्शन दिखाया कि मुसीबत पड़ने पर कैसे वो समाज के पब्लिक की रक्षा करेंगी। माननीय राज्य गृह मंत्री श्री GS रेड्डी साहब ने रक्षक अवार्ड दिया जब मैंने एक नेत्रहीन लड़की को गुंडों से बचाया, जो कि अपने कॉलेज JDM में जा रही थी और वो लड़के उनका पीछा कर रहे थे और ज़बरदस्ती उसको ऑटो में बिठाने की कोशिश कर रहे थे। तो मैं भी उस साइड से निकल रही थी, तो मैंने देखा कि ये लड़की कंफर्टेबल नहीं है। मैं भी वापस पीछे आई, मैं उस टाइम सिविल ड्रेस में थी। तो मैंने पूछा, बेटा आप इन लड़कों को जानती हैं? तो उन्होंने कहा नहीं मैडम मैं नहीं जानती, और उसने झट से मेरे नज़दीक आके चिपक गई। तो जब मैंने लड़कों से पूछा कि आप इस लड़की को कहाँ लेकर जा रहे हैं, ये कह रही है कि ज़बरदस्ती आप लेकर जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा जा अपना काम कर, ये अपन की बात चल रही है। तो जब मुझे लगा कि लड़की मुसीबत में है और उसको मदद की ज़रूरत है, तो मैंने पहले लड़की का हाथ छुड़ाया। तो जैसे ही मैंने हाथ छुड़ाया तो उस लड़के ने मुझे ब्लेड मार दिया निकाल कर। तो फिर मैं समझ गई कि इन लोगों की नीयत ख़राब है। और मैंने, क्योंकि एक तो जूडो कराटे की एक्सपर्ट और ट्रेनिंग देती हूँ मैं लड़कियों को मजबूत करने की, तो फिर मुझे लगा कि अब इनको नहीं छोड़ना। मैंने मजबूती से उसका सामना किया और उसको काबू किया, और मैंने पुलिस बुलाई और उस नेत्रहीन बच्ची ने पुलिस में कंप्लेंट की, मुकदमा दर्ज हुआ और मुलजिम को सलाखों के पीछे भेजा। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि ईश्वर ने मुझे इस काम के लिए चुना और मैं उस नेत्रहीन बच्ची की मदद कर पाई। तो जब मैंने इस लड़की की मदद की तो मीडिया ने मुझे नाम दिया सर लेडी सिंघम का। उसी केस के बाद मैं लेडी सिंघम के नाम से दुनिया में पहचानी गई। मैं मीडिया की भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, और ख़ासतौर अपने दिल्ली पुलिस के उन सभी सीनियर ऑफिसर्स की, साथियों की, और ख़ासतौर पे जिनके साथ मैं रोज़ाना कार्य करती हूँ, वो हमेशा मेरा हौसला बुलंद रखने के लिए मुझे शाबाशी देते हैं। तो यही मैं सोचती हूँ मेरी एनर्जी का एक राज है।
किरण जी, आपको हमने देखा वो बैंड की कोई फोटो अखबार में हमने देखी थी, इतना भारी बैंड लेके आप चल रही थी, उसका क्या, ये एग्जीक्यूटिव पुलिस में बैंड में कैसे चले गए? देखिए, हर आदमी का एक सपना होता है। जब मैं लड़कों को कमांडो कोर्स कराती थी 4th बटालियन में, तो वो 4th बटालियन के जो जवान थे वो हर बार 26 जनवरी की परेड में पार्टिसिपेट करते थे। तो मैं, क्योंकि अकेली वहाँ पे 3-4 हज़ार लड़कों में अकेली एक ड्रिल इंस्ट्रक्टर लड़की थी, तो मैं अपने CDI साहब से कहती थी कि सर मैं भी 26 जनवरी परेड में जाना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा लड़कियाँ वड़कियाँ नहीं चलती हैं, यहाँ सिर्फ लड़के चलते हैं। तो मुझे उस समय बहुत गुस्सा भी आता था और बड़ा बुरा फील होता था कि लड़कियां क्या इतनी कमज़ोर हैं कि इनके साथ नहीं चल सकती थी। मगर फिर भी अच्छा लगता था कि हमारे दिल्ली पुलिस के जवान राजपथ पर चल रहे हैं, तो वो एक कसक थी और राजपथ पे चल जाने की एक तमन्ना थी। अब तो लड़कियां भी जाती हैं परेड में। हाँ, उस टाइम नहीं तो चलती थी? उस समय नहीं चलती थी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा 2024 में कि नारी विजन को आगे रखना है, नारी शक्ति को आगे दिखाना है। तो उन्होंने सभी जगह एक आदेश हुआ कि हर फोर्स की ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां, स्कूल कॉलेज की लड़कियां 26 जनवरी की परेड में चलें। तो जब मुझे 26 जनवरी की परेड की तैयारी कराने के लिए जो लड़कियां, यंग लड़कियां जो 22, 23, 24, 25 साल की थी, उनको चुना गया और मुझे चुना गया उनको परेड कराने के लिए मदद करें। तो जब वो परेड पे चलती थी तो मैं, जो CDI साहब थे अब तो वो रिटायर हो गए, तो जो इंस्ट्रक्टर मेरे साथ ट्रेनिंग देते थे तो अब वो CDI थे, तो मैं उनको कहती सर मुझे भी चलने का मौका दें। तो मुझे कहते थे उम्र देखी है 57 ईयर की हो रही है, पाँव कवर में जा रहे हैं, तुम क्या चलोगे? तो मैं ये सोचती थी कि अभी भी मेरे लिए मौका नहीं है। तो मैं ये सोचती हूँ कि आपका एक कोई सपना होता है, उसे कौन सी ऐसी पावर है जो पूरा कर रही है। तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शायद कोई ऐसी एक घोषणा की और मेरा वो सपना पूरा होने के लिए एक स्टेप आगे बढ़ा। तो मैं रोज 2-2 घंटे 3-3 घंटे सर करके बच्चों की तरह पीछे रहती थी। उनका एक दिन कहा अच्छा ठीक है, ये सारे ऑफिसर्स जो थे उनके सामने खड़ा किया कि एक बैंड है, अगर तू उसको 10 मिनट उठा के खड़ी हो जाएगी तब मैं सोचूंगा कि तेरे बारे में कि तेरे को चलाना है कि नहीं। ब्रास बैंड जो था, हाँ, वो एक ब्रास बैंड था, सर्कल बैंड था। हाँ। जिसका वजन 32 किलो से ऊपर था। 32 किलो? 32 किलो था। अच्छा। तो वो उठा के मुझे कहा कि आप 10 मिनट इसको लेकर खड़े हो जाओ। तो वो आपस में बातचीत करने लगे, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ये बातचीत करके बिजी हो रहे हैं, मैं परेड ही कर लेती हूँ। और मैं जाके परेड के ग्रुप के साथ शामिल हो गई और मैं चलने लगी। तो सब अफसरों ने कहा कि देखा ये तो है ही नहीं, कहा भी आप छोड़ो, इसके बस की नहीं है। तो CDI साहब ने कहा नहीं बस की नहीं, वो देखो वो ग्राउंड में परेड कर रही है। तब मुझे सारे सीनियर ऑफिसर ने मेरी सराहना की और मुझे मौका दिया। मैं दिल्ली पुलिस महिला बैंड की राइट गाइड बनकर, दिल्ली पुलिस का नाम लिखा हुआ है, एक तरह का झंडा ही है वो हमारा, उसको लेकर मैं चली और जिसकी सराहना मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली पुलिस बैंड की कि उस बैंड के दोनों के साथ वो झूमे और राजपथ पर एक बार नहीं 2 बार चलने का मौका दिया। मैं 2024 में भी चली, 2025 में भी चली और मेरा सपना है कि जब तक मैं दिल्ली पुलिस में रिटायर नहीं हो जाती, मैं इसी तरह राजपथ पर इसी सर्कल बैंड को लेकर चलूं। और अपने लिए भी मैं कामना करती हूं कि मैं स्वस्थ रहूं ताकि मैं इस झंडे को लेकर हमेशा आगे चलती रहूं। चलो, हम भी चाहते हैं ईश्वर करे आपकी ये मनोकामना पूरी हो। किरण जी, मैंने देखा है कि ज़्यादातर आपकी नौकरी फील्ड में ही रही है, एग्जीक्यूटिव पुलिसिंग में ज़्यादा आपने नौकरी की है। तो अब तक का कोई ऐसा कोई यादगार केस, इन्वेस्टिगेशन जिसमें आपको बहुत आनंद आया हो, तो उसके बारे में जरा दर्शकों को बताएं। केसेस तो बहुत सारे हैं क्योंकि हर केस में एक यादगार छुपी रहती है, मगर कुछ केसेस ऐसे हैं दिल तक वो पहुंचते हैं। 2014 की बात है कि एक केस मुझे मिला कि एक 5 साल की बच्ची को मुलजिम ने जगह जगह से काट रखा था, गाल पर, ब्रेस्ट पर, थाई पर। तो वो इतनी सुंदर गुड़िया जैसी बच्ची थी और उसको जिस दरिंदी से काटा था, तो
तो हमने जब उस केस में सबसे खास बात ये थी कि मुलजिम भाग गया था, तो मैंने विक्टिम का मेडिकल जब कराया तो मैंने डॉक्टर से पूछा, सर इसको ये जो दांत लगे हैं अपराधी को पकड़ते वक्त हम कैसे जस्टिफाई करेंगे कि ये दांत उसी के हैं। तो डॉक्टर को भी बहुत मतलब इस बात को सुन के अचंभा हुआ कि पुलिस ऑफिसर कितनी गहराई से पूछ रहे हैं, कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं। हाँ, उन्होंने मुझे कहा कि जब भी मुलजिम आएगा तो आप इससे पहले इस विक्टिम की डेंटल डॉक्टर से जरूर एक ओपिनियन लीजिएगा। अच्छा। तो जब बच्चे को दांत से काटा हुआ था तो उसका एक दांत ऊपर नीचे था, फ्रंट वाला। अच्छा। जो दांत में बाइट में दिख रहा था, ये डॉक्टर ने मुझे ओपिनियन में अपने बताया। तो वो जब मुलजिम को हमने पकड़ा तो जब उसकी दांत की हमने वो सर्वे करवाया और उसकी ओपिनियन ली डॉक्टर से, तो उन्होंने बताया कि ये वही मुलजिम है। आज उस आदमी को न्यायालय ने 14 साल की सजा दी, वो आज भी मुलजिम जेल में है। और वो एक यादगार थी कि हमने उस बच्ची को न्याय दिलाया। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिनमें मुलजिमों को सजा हुई। और अभी हाल में ही जब मुझे शरदानंद मार्ग, जिसे लोग जीबी रोड के नाम से जानते हैं, जहाँ पे ब्रोथल हाउस है, वहाँ पे जब नाबालिग लड़कियों को निकाला, जब पता चला कि ये लड़कियाँ यहाँ पे बेची गई हैं और उनकी उम्र 12, 14, 15 साल की और 16 साल की रही, तो ये उन बच्चों को सही न्याय दिलाने के लिए मैंने उनकी काउंसलिंग की और उन्हें हिम्मत बंधाई और हमने ब्रोथल हाउस को सील भी कराया। वो बहुत दिल को टच करने वाले हैं कि जो बच्चे अपने माँ बाप से नाराज होकर किसी और कहने पे घर से निकल जाते हैं। जैसे आपने गंगूबाई पिक्चर देखी, वो भी तो एक लड़के के साथ प्यार करती थी और कि कुछ बनने की एक चाह थी और फिर वो लड़का उसको वहाँ पे बेच गया। ऐसी ये कहानियाँ बहुत ही सच्चाई वाली हैं जो यहाँ पे इन महिलाओं के साथ होता है। और मैं आपको ये भी बता दूँ, ऐसी कई लड़कियों की मिसिंग रिपोर्ट थी जो हमने उस केस को भी, उस राज्य के केस को भी सॉल्व किया। अच्छा। जब इन लड़कियों को हमने पेट्रोलिंग के दौरान रेस्क्यू किया, तो वो लड़की को मैंने आगे पढ़ाई के लिए कंटिन्यू कराने के लिए एनजीओ की मदद से काम किया और अब वो लड़की होटल से केक बेकिंग बनाने का कोर्स कर रही है और अब वो अपने पाँव पे सम्मान के साथ खड़ी हो जाएगी। ये कोर्स उसका 1 साल का कोर्स है और पुलिस का काम एक इन्वेस्टिगेशन तक मैं सोचती हूँ नहीं रह जाता। पुलिस अगर अपनी विक्टिम या एक्यूज के साथ टिल लास्ट तक उसको सुधारने के लिए, उसको सहारा बनाने के लिए खड़ी है, बहुत ही अच्छा काम रहता है कि हम उसको दोबारा उसके पाँव पे खड़ा कर सकें। किरण जी, आपको क्या लगता है, मतलब कितने % लड़कियां अपनी मर्जी से आती हैं, कितनी जबरदस्ती, कितने बहकाने से? जो कुछ लड़कियां जो हमें मिलती हैं वो बताती हैं, आमतौर पे लड़कियों ने यही कहा कि हमें कोई यहाँ पे कुछ और कह कर लाया था कि घर में नौकरानी का काम करेंगे, झाड़ू पोछे का काम करेंगे। और मैं आपको बता दूं, जब हम लड़कियों से बात करते हैं वो ये कहती भी हैं कि हम अपने घर में यही कह रहे हैं कि हम झाड़ू पोछे का काम कर रहे हैं, जबकि वो यहाँ झाड़ू पोछे का काम नहीं कर रही और अपने इज्जत को बचाने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए, उनका पालन पोषण करने के लिए वो इस काम को कर रही हैं। और लड़कियाँ बाहर तो निकलना चाहती हैं मगर उनके पास कोई साधन नहीं है कि यहाँ से निकल के हम क्या करेंगे। किरण जी, मैं अखबार में पढ़ रहा था कि एक जगह की आपने वहाँ जो बच्चे हैं तो उनके जो औलाद हैं उनको भी आपने स्कूलों में भर्ती करवा दिया? जी बिल्कुल, मैंने अपनी जो पहली दिल्ली पुलिस की महिला पुलिस चौकी है उसके हॉल में बहुत से पहले कोर्सेज करा रही हूँ। जैसे आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाओं को मैं सिलाई का कोर्स करवाती हूँ एक एनजीओ अम्बा डालिमिया फाउंडेशन की तरफ से, और मेंटल हेल्थ के ऊपर काम कर रही हूँ। और कुछ बच्चों को, करीब 50 से ऊपर बच्चों को मैं 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक, 7 बजे तक पढ़वाती हूँ एक टीचर के जरिए और उसको पे भी करवाती हूँ। और वो बच्चों में जब मुझे आसपास के, जो यही नहीं कि वही वहीं के बच्चे, जो आसपास भी बच्चे रहते हैं उनको मैं पढ़ा रही हूँ। उनमें से अभी हाल में 5-6 बच्चों का और लड़कियों का मुझे पता चला कि वो आज तक कभी स्कूल ही नहीं गई। एक दिन मैंने उससे पूछा कि आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो? कह रही स्कूल क्या होता है? तो मैंने कहा भी स्कूल जहाँ पे सब बच्चे पढ़ने जाते हैं। कह रही अच्छा, वो जो बच्चे सुबह थैला पकड़ के
और एक जैसे कपड़े पहन के जाते हैं। अच्छा। तो मुझे इतनी हैरानी हुई कि ये बच्चे कितने अनजान हैं स्कूलों से। हाँ। तो मैंने उन बच्चियों का, जो एक 9 साल की, 11 साल की, 13 साल की लड़की थी, 2025 में मैंने अप्रैल में उन बच्चियों का एडमिशन कराया। अब वो पढ़ रही हैं और मुझे पक्की उम्मीद है कि वो बड़ी होकर अच्छी इंसान के साथ या तो टीचर बनेंगी, डॉक्टर बनेंगी, हो सकता है हमारी पुलिस ऑफिसर भी बने, और हम उन्हें सलूट करें। दोस्तों, किरण जी के साथ बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। इनकी जिंदगी के और पहलू जानने के लिए मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार। तो मुझे वो पुलिस वाले बताते हैं, मैडम वो लड़की तो बहुत अच्छी है, आपने उसका जीवन सुधार दिया। डिसेबल बच्चा था, तो उसके वो दरवाजे का कुंडा होता है, उसके साथ उस बच्चे के पाँव को बांध देती थी। कोई उसके ऊपर शराब फेंक देता था, कोई उसको लात मार के बच्चे को जाता था। एक मेरी इच्छा है कि मैं झंडा लपेटकर इस जीवन को छोड़ूं। सर, मैं अपनी महिला पुलिस चौकी के बाहर करीब 200 से 300 लोगों को डेली खाना बांटती हूँ शाम को। मेरे को आशा है कि कभी ना कभी आपको भी पद्मश्री जरूर मिल जाएगा। ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी देह व्यापार होना, इस झांसे में लोग आते कैसे हैं? मेरे पिताजी, उनको रिश्तेदार ने जहर दे दिया था। आपके सबसे बड़े वेलफिशियर आपके माता पिता हैं। अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करें। जीवन चलने का नाम, मेरे ऊपर बायोग्राफी बना रहे हैं।